सीन ओपन होता है। हल्की सी रोशनी, एक लंबा कॉरिडोर, जी बोनोन का सख्त चेहरा, उसके पीछे मैक्स। नैरेटर धीमी आवाज में, नियोजिन में वच्ची जी बोनोन्स का नाम तो हर कोई जानता है। वह रोहर रिसोर्सेज के सर्वोच्च अधिकारी हैं। वर्षों से वो हर तरह के संगठनों, चाहे वो सत्य का आदेश हो, गुप्त रीतियों का टॉवर, शिकारी, जादूगर, चर्च या आम लोग, सबको अपनी मुट्ठी में कसकर रखा है। कहा जाता है अगर आप उसकी आंखों में झांकें तो वो आपके अंतरतम विचारों तक पढ़ लेता है। मैक्स उसके पीछे तेज कदमों से चलता है, अटैची पकड़े हुए। मैक्स धीमे स्वर में, मास्टर, यंग लेडी अंदर है। दोनों एक भारी दरवाजे के पास रुकते हैं। मैक्स दरवाजा खोलता है। भीतर जिक्सू पसीने में भीगी हुई एक्सरसाइज कर रही है, हाथ कांप रहे हैं। बोनोन की नजरें ठंडी और स्थिर, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। जिक्सू रुकती है, उसकी नजरें बोनोन पर टिक जाती हैं। कहिए, तौलिया बढ़ाते हुए मुस्कुराती है। बहुत अच्छा किया माय लेडी, चलिए थोड़ा ब्रेक लें। जिक्सू थकान से हाँफते हुए तौलिया पकड़कर, थैंक यू। फिर बोनोन की ओर देखती है, हल्की मुस्कान के साथ। पापा, आप यहां हैं। बोनोन कुछ पल उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है, कैसी हो हाल में? जिक्सू गहरी सांस लेते हुए, जैसी आप चाहते थे। मैं अपने शरीर और मन दोनों पर काम कर रही हूं। बोनोन हल्का सिर हिलाता है, फिर मैक्स की ओर इशारा करता है। मैक्स, आइटम बाहर लाओ। मैक्स अटैची खोलता है। जिक्सू की सांसें तेज हो जाती हैं। बॉक्स के अंदर 2 शीशियां, ड्रीम बीस्ट्स के खून से भरी, और एक इंजेक्शन। जिक्सू कांपती आवाज में, दूषित रक्त, फिर भयभीत निगाहों से, पापा, क्या क्या यही समय है? बोनोंग गहरी आवाज में, हाँ, यही सही समय है। पोनोंग उसकी आंखों में देखता है। पोनोंग, अब से तुम एक अलौकिक प्राणी बन जाओगी। दोनों की आंखें मिलती हैं। पोनोंग गंभीरता से, क्या तुम तैयार हो उन चुनौतियों और जिम्मेदारियों के लिए जो इस शक्ति के साथ आएंगी? जिक्सू आंखों में आंसू भरकर, यस फादर। बोनोंग संतोषजनक अंदाज में सिर हिलाता है। ठीक है, धीमी आवाज में, खुद से, जैसा कि तुम जानती हो, हमारी नस्ल में अधिकांश लोग साधारण इंसान ही होते हैं। अगर हमें अलौकिक बनना है तो दूषित रक्त लेना और शिकारी बनना ही रास्ता है। अपनी मुट्ठी देखते हुए, लेकिन यह शॉर्टकट जोखिम भरा है। यह तुम्हारे शरीर को अंदर से तोड़ सकता है। एक गलती और रोहर रिसोर्सेज के सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। चिक्सू धीरे से कहती है, फादर। बोनोंग बैंक पर बैग रखते हुए, मैंने व्यक्तिगत रूप से इस दूषित रक्त को संभाला। एक पल रुकता है, जिक्सू को नजर भर देखता है। इसकी गुणवत्ता इतनी ऊंची है कि इसके पशुकरण या दूषण की संभावना लगभग नगण्य है। हल्की हंसी के साथ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे अंगों के सिरे या कान थोड़े पशुवत दिख सकते हैं। जिक्सू थोड़ी शर्माई हुई नजर आती है, सिर झुकाए हुए। ओनोंग सुखद स्वर में, इससे तुम्हारे स्वरूप पर कोई खास असर नहीं होगा। जेब में हाथ डालते हुए उसके चेहरे पर गर्व झलकता है। और ये मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। बोनोंग जेब से एक लाल चमकता पत्थर निकालता है, जिसे वह जिक्सू के हाथ में रखता है। बोनोंग गंभीर स्वर में, ये एक अत्यंत शुद्ध दार्शनिक पत्थर है। इस पर एक अद्भुत श्रेणी के श्वेत जादूगर का पुनरुत्थान मंत्र अंकित है। इसे अग्नि का आंसू कहा जाता है। आंखों में जुनून, वह दुनिया जो मेरे लिए हमेशा भटी रही, अब तुम्हारे लिए खुलने जा रही है। तुम समझती हो ना? जिक्सू हल्की मुस्कान, धीरे से पत्थर को अपने कान में पहनते हुए, मैं समझती हूं पापा, चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बोनोंग मैक्स और कइये को बुलाता है। मैक्स और कइये एक साथ, सर। बोनोंग धीरे चलते हुए, मैं जिक्सू को तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। मैक्स और कइये आवाज में दृढ़ता, जी सर। बोनोंग रुककर मैक्स को देखता है, कहता है, मैक्स, तुम्हें कुछ बातें समझानी है। मैक्स, बिल्कुल सर। गेट बंद होता है, बोनोंग जाता है। बोनोंग गेट बंद करते हुए कहता है, जिक्सू, मैं तुम्हारे परिणामों का इंतजार कर रहा हूं। जिक्सू गहरी सांस छोड़कर राहत की मुस्कान बिखेरती है और आंखों में चमक के साथ कहती है, जिक्सू खुश होकर, आखिरकार मैं एक अलौकिक प्राणी बन सकती हूं। काये की तरफ देखती है। काये, पता है मैंने इस दिन के लिए पापा को कितनी बार तंग किया है। वो बार बार कहते थे कि अभी सही समय नहीं है, और अब वो मान गए हैं। सच कहूं तो मैं थोड़ी घबराई भी हूं। कई जिक्सू का हाथ पकड़ लेती है, उसकी आंखों में गुस्सा और समर्पण दोनों झलकते हैं। कई, चिंता मत करो, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे कुचल दूंगी। जिक्सू थोड़ा ऑकवर्ड, मुस्कुराते हुए,
थैंक यू कहे। मेरा मतलब वो नहीं था। आंखों में गंभीरता। मेरे पापा, वो सिर्फ एक ऊंचे पद के व्यक्ति नहीं हैं, वो अलौकिक प्राणियों में भी जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक व्यापारी हैं। जब तक लाभ है, वो हर जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। और इस बार मैं ही उनका दांव हूं। हल्का सा पीछे झुकते हुए, उन्होंने मुझे इस अलौकिक दुनिया में उतारा है और मुझ पर भरोसा किया है कि मैं ROHR संसाधनों की जिम्मेदारी संभाल लूं। केट की ओर देखते हुए, अगर मैं कामयाब हुई तो वो सारा समूह जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो हकीकत में एक ऐसी शक्ति बन सकता है जिससे अलौकिक प्राणी भी डरेंगे। जिक्सू गंभीर स्वर में, इस बार भले ही वो मेरी ख्वाहिश मान रहे हैं, ये आंशिक रूप से उनकी भी इच्छा है। मुझे लगता है ये उनकी परीक्षा है। क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतर सकती हूं या नहीं? आंखों में ठान लेने की चमक। मुझे जितनी जल्दी हो सके और ताकतवर बनना होगा। कहे उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर हल्की शर्म, फिर भी गहरा समर्पण है। धीरे से, ये एक परीक्षा है। केवल अपने पुराने डर को हराकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जिक्सू आंखों में विश्वास, तुम भी मेरे जैसे ही हो, है ना? कहे प्लीज, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में मेरी मदद करो। कहे और भी शर्माते हुए, जिक्सू का हाथ दोनों हाथों में थामकर घुटनों पर बैठ जाती है। धीरे, समर्पण में भीती आवाज, मैं, अगर मुझे तुम्हारे लिए अपनी जान भी देनी पड़ी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। इंजेक्शन में भरता हुआ ड्रीम बीस्ट्स का खून। उसकी परछाई में जिक्सू का चेहरा और लाल आंखें झलकती हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। सीन, बोनॉन का ऑफिस, खिड़की के पास। धीरे से, खुद से, यही तो जिक्सू सोचती होगी। आखिरकार वह मेरी बेटी है। अगर वह ऐसा सोचती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। वह पीछे मुड़कर मैक्स की ओर देखता है और कहता है, ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के खुफिया नेटवर्क ने नुओजन के हर शिकारी संगठन की जानकारी इकट्ठी कर ली है। सख्त निगाहें। क्या तुमने तय कर लिया कि किसके लिए काम करोगे? मैक्स कंधे झुकाते हुए आत्मविश्वास के साथ, हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं हेलिक्स के व्हाइट वुल्फ के साथ जाऊंगा। बोनॉन बाहर देखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए, हेलिक्स? हाँ। हल्की मुस्कान। इंटेल के मुताबिक वो समझदार और शांत इंसान है, विचारशील और योजनाबाज। कोई बुरा विकल्प नहीं। वह तीखी नजरों से मैक्स को देखता है, कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जिक्सू के पास क्यों भेजा था? मैक्स गंभीरता से सिर झुकाते हुए, हाँ, आप चाहते हैं कि हम उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें। बोनॉन की आवाज में अचानक सख्ती आ जाती है। तुम्हारा असली काम सिर्फ एक है। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो अपनी जान देकर उसकी रक्षा करना। मैक्स चौंक कर उसे देखता है। बोनॉन धीरे धीरे एक पिता की तरह, वह मेरी बेटी है। वो शांत है, धैर्यवान है। एक दिन वो एक अद्भुत शिकारी बनेगी। मैं उसका समर्थन करता हूं। हल्की मुस्कान। शिकारी संगठन में उसके कदम जमाने में मदद करना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैक्स चुपचाप सुनता रहता है। बोनॉन कहता है, पर मुझे डर है, इतने कम वक्त में मैं उसकी मदद शायद उतनी नहीं कर पाऊंगा जितनी चाहिए। केई की निष्ठा और ताकत पर शक नहीं, लेकिन वो अक्सर भावुक हो जाती है। जब चीजें तर्क की मांग करेंगी, वो शायद उतनी काम नहीं आएगी। तब तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारा धैर्य जिक्सू के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। वह खिड़की के बाहर शहर की रोशनी देखता है और कहता है, रोहर रिसोर्सेज जैसे विशाल निगम पर अलौकिक ताकतों का कब्जा। तुम समझ सकते हो, सत्ता में बैठे लोग घबरा जाते हैं। अगर इसमें परेशानी हुई तो ये रोहर रिसोर्सेज के लिए अंत हो सकता है। इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। वह गहरी सांस लेकर मैक्स को देखते हुए, मैं जानबूझकर जिक्सू से दूरी बनाऊंगा, उसे कंपनी से दूर रखूंगा। हल्की मुस्कान। जितनी वो विद्रोही बनेगी उतना अच्छा होगा। कंपनी को भूलकर शिकारी बनने पर ही वह आजाद उड़ सकेगी। वह फिर खिड़की की तरफ मुड़ता है, कहता है, रोअर रिसोर्सेज उसका लक्ष्य नहीं है, यह तो बस एक शुरुआती मुकाम है। धीरे धीरे वह मैक्स के कंधे पर हाथ रखता है। बोनॉन्ग गंभीरता से, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, तुम्हारा एक ही काम है, उसे हर हाल में सुरक्षित रखना। मैक्स घुटनों पर बैठते हुए, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। मैक्स गेट की ओर बढ़ता है और बाहर चला जाता है। बोनॉन्ग वहीं खड़ा रहता है, फिर एक कुर्सी पर बैठता है। वह धीरे से टेबल का ड्रॉर खोलता है, एक फाइल निकालता है जिस पर लिखा है, टॉप सीक्रेट एलिक्सियर ऑफ इमोर्टैलिटी एंड गोबलेट। बोनॉन्ग मन में, इसके जरिए उसकी सुरक्षा तय कर दी है। हल्की मुस्कान। चिड़िया को घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। एक बार जब तुम उड़ान भरने लगोगी,
तब लौटना नामुमकिन हो जाएगा। वह मुस्कुराता है। एक पिता के तौर पर मैं सचमुच तुम्हारे उड़ने का इंतजार कर रहा हूं। आंखों में चमक, तुम्हारे हर उस कदम का जो मेरी सोच से आगे निकल जाएगा। शायद उस वक्त मैं राहत की हंसी हंसूंगा। कट्टू फ्लैशबैक। जिक्सू किताब लेकर बोनॉन को दिखा रही है। जिक्सू किताब दिखाते हुए, यह मेरी सौदेबाजी की चिप है। बोनॉन एक पल चुप रहकर उसे देखता है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरती हैं। बोनॉन मन में, मुझे मानना पड़ेगा, इस बार गलती मेरी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ही बेटी से 2 बार मात खा जाऊंगा। मैंने समझा था कि मैं उसे पूरी तरह जानता हूं, लेकिन हकीकत में उसने मेरी हर चाल पहले ही भांप ली थी। वह किताब पर नजर डालता है, कहता है, क्या यह तुम्हारी सौदेबाजी की चिप है? हल्की हंसी। इस किताब ने तुम्हें बदल दिया है। वह खड़ा होकर उसके सामने वाली कुर्सी धीरे से पीछे खींचकर बैठ जाता है और कहता है, लेकिन यही काफी नहीं है। असल मायने किताब में नहीं, उस किताब के स्रोत में है। वह जिक्सू को गौर से देखता है, कहते हुए, तुम्हारी योजना एक तूफान की तरह है, बहुत खतरनाक। रोहर रिसोर्सेज के लिए ये बहुत सारे अनिश्चित फैसले पैदा करेगी, इसीलिए सोच समझकर कदम उठाने होंगे। सख्ती से। मुख्य सवाल ये है, रोहर संसाधन को इससे क्या मिलेगा? या एक पल रुककर, वो शख्स जो तुम्हें पर्दे के पीछे से चला रहा है, वो इसे क्या चाहता है? जिक्सू की आंखों में चमक। जिक्सू वाइन गिलास पकड़ते हुए, जैसा मैंने सोचा था। आपको यह पता चल गया है कि मैं किताब की दुकान के मालिक से मिली हूं। हल्की हंसी। श्री लेन, वो सिर्फ एक दुकानदार की तरह लगते हैं, लेकिन उनकी अपनी शर्तें हैं। वो किसी को जब तक तकलीफ नहीं देते जब तक उनकी शर्तें पूरी होती हैं। लेकिन मैं इसमें अच्छी नहीं हूं। मैं श्री लिन से रोहर की तरफ से बात करने लायक भी नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप खुद जाकर उनसे बात कीजिए। फिर तय कर लीजिए, क्या आप मेरे प्रस्ताव को ठुकराना चाहते हैं या नहीं। पोनोंग उसे सुनकर परेशान नजर आता है। सीन, एक पुरानी जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग के बाहर। रात का अंधेरा। खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी बह रही है, जैसे किसी गुप्त सभा का संकेत दे रही हो। अंदर एक बड़ी मेज के चारों ओर हेलिक्स और उसके अनुयायी बैठे हैं। एक अनुयायी घबराहट भरे स्वर में, हम इस तरह और कितनी देर तक चल सकते हैं? हमारी हालत अब और भी बदतर होती जा रही है। हमारे लोग लगातार मारे जा रहे हैं। हमारे पास अब सिर्फ 10% लोग ही बचे हैं। हम गुप्त अनुष्ठानों के टॉवर से और लड़ नहीं सकते। दूसरा अनुयायी कंधे झुकाकर, उन्होंने तो अपने वरिष्ठ शूरवीरों को भी मैदान में नहीं उतारा। हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं बचा। एक और अनुयायी मुट्ठी भींचकर, ऐसा मत कहो, अब रुकना मुमकिन नहीं है, हमें चलते रहना होगा। एक और अनुयायी फ्रस्ट्रेट होकर, चलते कैसे रहें? स्कारलेट पंथ पूरी तरह से बिखर गया है। हमारे पास इसे जिंदा रखने की ताकत ही नहीं है। जादुई दर्पण अंडे को सेने का काम भी अब संभाला नहीं जा रहा। हम इस तरह नहीं चल सकते। अगला अनुयायी घबराकर, मास्टर हेलिक्स, देखिए। हेलिक्स अचानक खड़ा होता है, उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हेलिक्स जोर से चिल्लाते हुए, साइलेंस। टेबल पर जोर से हाथ मारता है, आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। हेलिक्स तेज ठंडे स्वर में, याद रखो, हमारा असली उद्देश्य जादुई दर्पण अंडे को सेने का है, गुप्त अनुष्ठानों के टॉवर को तोड़ना नहीं। जब तक ये फूटता रहेगा हम जीतेंगे। मैं अब तुम्हारी कोई और बकवास नहीं सुनूंगा। गहरी सांस लेकर, आंखें चमकाते हुए, ऑर्डर ऑफ ट्रुथ 3 दिनों में 78वीं स्ट्रीट पर पीले चांदी के पत्थरों की एक खेप पहुंचाने वाला है। इस बार वो हमें हर हाल में चाहिए। क्या मैं साफ कर दूं? अनुयायी एक स्वर में घबराते हुए, यहां मास्टर। वे सब एक एक कर दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाते हैं। कमरे में बस हल्की धुंध और टेबल पर जलता एक दिया बाकी रह जाता है। हेलिक्स अकेला खड़ा रह जाता है। हेलिक्स धीरे से कुर्सी पर बैठता है, थके हुए चेहरे पर हाथ रखता है। हेलिक्स धीरे से, खुद से, पीले चांदी के पत्थरों का वो खेप जादुई दर्पण अंडे को सहने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये कहा तो व्हाइट वुल्फ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आंखें बंद करके, एक अजीब सी कड़वाहट के साथ, मेरा विवेक खत्म हो रहा है। अचानक पीछे की हवा में एक अजीब सी परछाई लहराती है। कमरे में ठंडक और डर का माहौल छा जाता है। रहस्यमयी परछाई, मैं तुम्हारी समस्याएं देख रहा हूं हेलिक्स। मैं इन्हें हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हेलिक्स चौंक कर खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। हेलिक्स चीखते हुए, कौन है वहां? काले अंधेरे का एक भंवर कमरे में फैलने लगता है, उसमें से निकलता है। वाइल्ड डार्क ओनरा में लिपटा, उसकी आंखें हरी ज्वाला से चमक रही हैं। उसके चारों ओर सांपों की परछाइयां फुफकारती हैं।
उनकी आंखें अंधेरे में हरे रंग की रोशनी से चमक रही हैं। हेलिक्स की सांसें अटक जाती हैं। वाइल्ड डेविल वाली हंसी हंसते हुए, जादुई दर्पण अंडा, वो सिर्फ एक मशाल है, और जीवन, वो इसका सबसे मूल्यवान ईंधन है। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठती है, जैसे पूरी बिल्डिंग को लील रही हो। बारिश के बीच खड़ा गुप्त संस्कारों का मुख्यालय, उसका टॉवर, उसके सम्मेलन कक्ष में निदेशक बैठा है। उसके सामने रखा है कॉफी का कप। धीरे से उठाता है, एक घूंट भरता है, फिर दांत पीसते हुए कहता है, निदेशक, कड़वी मुस्कान के साथ, तुम चाहते हो कि मैं बताऊं मैं किताब की दुकान के मालिक के बारे में क्या सोचता हूं? कप को मेज पर रखते हुए वह गंभीर होकर कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, जब तुम अवर्णनीय रैंक शब्द सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? निदेशक धीरे धीरे रोशनी में झुकते हुए, क्या वह प्रागैतिहासिक काल का प्राचीन ड्रैगन है, या प्रथम युग का कोई दिग्गज, या दूसरे युग का 11वां राजा, या 4 आदिकालीन चुड़ैलें जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं? वह हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाता है। सचमुच इन प्राणियों की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन वह आदमी, वह सिर्फ शक्तिशाली नहीं, वह सर्वशक्तिमान है। उसकी आंखें ठंडी और गंभीर हो जाती हैं। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? अपनी उंगली उठाते हुए, ठीक है, एक रूपक से समझाता हूं। निदेशक धीरे धीरे समझाते हुए, पतंगे जन्म लेते ही फोटोट्रोपिज्म नाम की बीमारी के साथ आते हैं, इसलिए वे आग के करीब जाते हैं। पर वो इतने मूर्ख नहीं होते कि खुद को आग लगा ले, क्योंकि उनमें जीने की इच्छा बाकी रहती है। धीरे से रुकता है, फिर कहता है, लेकिन कल्पना करो, अगर उन्हें सूरज के सामने जाने दिया जाए तो क्या होगा? सख्त लहजे में, क्या वो उसके प्रकाश से चौंक जाएंगे, या उसकी महिमा देखकर नतमस्तक हो जाएंगे? नहीं, वे बस एक ही काम करेंगे, सारे विचार छोड़कर सिर्फ अपनी प्रवृत्ति का पालन करेंगे। भले ही उनका शरीर और आत्मा राख हो जाए, वो उस पवित्र अग्नि में समर्पित हो जाएंगे। निदेशक मुट्ठी भींचते हुए, किसी भी सामान्य इंसान के लिए वह वही सूरज है। गुस्से से देखते हुए, और अब किताब की दुकान का मालिक चाहता है कि मैं जादुई तलवार की समस्या उस पर छोड़ दूं। एक ठंडी हंसी के साथ, क्या तुम्हें लगा मैं मना कर दूंगा? सामने वाला व्यक्ति कांपती आवाज में, न नहीं, कृपया रुकिए। चेहरे पर पसीना, चिंता की रेखाएं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर वह तलवार गलत हाथों में पड़ गई तो क्या होगा? इसका असर हमारे टॉवर की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। निदेशक पीछे मुड़कर, आवाज में ठंडा पीलापन, मुझे नहीं पता, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। प्रतिष्ठा जैसी बातें, ये काम वरिष्ठ परिषद के लिए छोड़ देना चाहिए। गेट की ओर बढ़ते हुए, हाथ से दरवाजा खोलते हुए, हम शूरवीरों के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, हमारे दिल में न्याय। दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। स्क्रीन पर सफेद बालों वाली लड़की देखती है, जो टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स एल्डर काउंसिल एक्सटर्नल लाइजन ऑफिस में ये रिकॉर्डिंग देख रही है। लड़की धीरे से कहती है, यह नाइट जोसेफ का वह साक्षात्कार था जब उसने स्थानांतरण के लिए अपना आवेदन दिया था। सीन, गुप्त संस्कारों का टॉवर। एल्डर परिषद का आंतरिक कार्यालय, एक गोल मेज के चारों ओर कुछ लोग गहन चर्चा में मग्न हैं। गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंजती है। निदेशक तेज कदमों से चलता हुआ पीछे खड़े सबॉर्डिनेट की ओर देखता है। हाथ में फाइलें पकड़े सबॉर्डिनेट बोलते हैं, बहुत अच्छा काम है सर, दीप्तिमान शूरवीर सर। क्लाउड फाइलें खोलते हुए निदेशक के पीछे चलता है। सर, हमने व्हाइट वुल्फ के हालिया गतिविधियों का पता लगाया है, ये रहे उनके सामान्य विश्लेषण के नतीजे। रिपोर्ट दिखाते हुए, ये शिकारी नियोजन की हर गली कूचे से वाकिफ हैं, जैसे दरारों से भागते चूहों के झुंड। निदेशक रुककर धीमे स्वर में, जैसे ही हम उन्हें पकड़ने के करीब पहुंचते हैं, वो बिना सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। एक ठंडी हंसी के साथ, इसीलिए हमें एक नया तरीका अपनाना होगा। क्लाउड उत्सुकता से रिपोर्ट पढ़ते हुए, सर, हमने उनके अस्तित्वहीन गुप्त मार्ग का एक हिस्सा खोज निकाला है। उंगली से नक्शा दिखाते हुए, अब व्हाइट वुल्फ का कार्यक्षेत्र सिमट गया है। निदेशक थोड़ा मुस्कुराते हुए, यह शहर सदियों पुराना है, असली नक्शे सिर्फ उन बूढ़े लोगों के दिमाग में हैं जो यहां जन्मे और पले हैं। व्हाइट वुल्फ के पास ऐसा कोई नहीं हो सकता। क्लाउड चौकन्ना होकर रिपोर्ट पर झुकता है, कहता है, सर, हमने उनके 3 ठिकाने ढूंढकर तबाह कर दिए हैं। 20 से ज्यादा शिकारी पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। रिपोर्ट के फोटो दिखाता है, कुछ लोगों पर टॉर्चर हो रहा है। क्लाउड झुकी आवाज में, लेकिन सर, वो सब बहुत चुप हैं,
हमने मानसिक मंत्रों का भी इस्तेमाल किया, पर उनके शरीर में दूषित रक्त भर दिया गया है। पूछताछ के वक्त पागल हो जाते हैं। निदेशक हंसते हुए दांत पीसकर, पूछताछ से बचने का ये अच्छा तरीका निकाला है। पागल रहेंगे तो राज बाहर नहीं आएगा। रिपोर्ट पर नजर गड़ाते हुए, लेकिन मुझे यकीन है उनके दिमाग में हमें एक सुंदर फूल मिलेगा। क्लाउड गुस्से में, सर, व्हाइट वुल्फ अब संसाधनों की चोरी और कत्ल करके आम जनता में खौफ फैला रहा है। निदेशक लिफ्ट का बटन दबाते हुए, हमारे रसद विभाग को इस खौफ के बीच काम करते रहना होगा। आम लोग तो बस गैस रिसाव जैसी अफवाहें सुनते हैं। अलौकिक प्राणी उनके लिए बस एक कहानी है। क्लाउड मन ही मन सोचते हुए, गैस रिसाव, उन अफवाहों से कितनों की जानें गई हैं। लिफ्ट खुलती है, दोनों अंदर जाते हैं। निदेशक लिफ्ट में खड़े होकर, व्हाइट वुल्फ के कत्ल का कोई पैटर्न नहीं है ना? क्लाउड, तुम भी बस सतह पर देख रहे हो, आंखों में चमक के साथ। जादुई दर्पण अंडे की खासियत है, ये मन को मोह लेता है, उसकी इच्छा सबसे ऊपर होती है। क्लाउड चौंक कर, सर, हमने देखा है कि वो मारे गए लोगों के खास अंग इकट्ठा कर रहे हैं, शायद मर्फी के अनुष्ठानों की नकल कर रहे हो। निदेशक धीरे धीरे बोलता है, अगर ये हमें गुमराह करने की चाल नहीं है तो कुछ ना कुछ जरूर है। क्लाउड कंफ्यूज होकर, सर, क्या सत्य का आदेश हमें नियोजन का नक्शा नहीं दे सकता? एक छोटा हिस्सा भी मददगार होगा। निदेशक अंगुली उठाते हुए, एक छोटा हिस्सा, ये काफी है उन गुप्त रास्तों को उजागर करने के लिए। और याद रखो, ये रास्ते कभी कभी सत्य के अपने लोगों ने बनाए थे। उस पर तिरछी नजर डालते हुए, समझते हो ना, वो हमें मदद क्यों नहीं करना चाहते? लिफ्ट 7वें फ्लोर पर रुकती है, दोनों बाहर निकलते हैं। निदेशक क्लाउड के सिर पर हाथ से दबाते हुए झुकी आवाज में, मेरे प्यारे क्लाउड, तुम इतने भोले हो, अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूं तो मुझे एक प्यारा दिमाग मिलेगा। क्लाउड सिर पकड़े, ठीक है, ठीक है। क्लाउड सोचता है, लगता है आज उसका मूड ठीक है। निदेशक हल्की हंसी के साथ, अगर सत्य का आदेश हमारी मदद नहीं करता तो हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा, और अगर हम ये गुप्त रास्ते ढूंढ लें। क्लाउड धीरे से बोलता है, व्हाइट वुल्फ अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। निदेशक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, अगर सत्य का आदेश हमें यह काम नहीं करने देगा तो हमें खुद करना होगा, और अगर हम ये रास्ते ढूंढ निकालें, आंखों में छलकती कुटिल मुस्कान, तो हमें एक बड़ा बजट मिलेगा। सत्य का आदेश हमें चुप कराने के लिए बहुत कुछ देगा। क्लाउड आश्चर्य से, हाँ, खुफिया विभाग, अंदर का कमरा, भारी माहौल। निदेशक कमरे में घुसता है। निदेशक गंभीर आवाज में, स्कारलेट पंथ की स्थिति क्या है? क्लाउड हल्की खांसी के साथ, निराशा में, मर्फी के मरने के बाद वो सब बिखर गए हैं सर, अब उन्हें एक साथ बांधने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने चेहरे पर हाथ रखकर सोचता है, उनके ज्यादातर सदस्य तो जिंदा मृत थे जिन्हें मर्फी ने नियंत्रित किया था। अब मर्फी के बिना वो सिर्फ जिंदा लाशें हैं। बाकी बचे हुए अंधेरे जादूगर या तो भाग गए या फिर सफेद भेड़ियों के पास चले गए। संक्षेप में, स्कारलेट पंथ का नामो निशान मिट चुका है। डोरिस को याद करता है, उसकी आवाज में इमोशन झलकता है। वैसे यह वाकई में हैरान करने वाला है। महान एल्वेन अर्शी के रहते विनाशकारी रैंकों के बीच भी वो कितनी ताकतवर रही होगी, है ना? सबूतों से तो ऐसा लगता है कि मर्फी को आसानी से हरा दिया गया। निदेशक घूरता है, क्लाउड उसकी ओर देखकर हड़बड़ाता है। क्लाउड जल्दी से हाथ उठाकर, नहीं नहीं सर, विनाशकारी रैंकों में आपसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं। वाकई मैंने आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं देखा मेरे शिक्षक। निदेशक हल्की मुस्कान के साथ, बढ़िया बचाव किया। क्लाउड गंभीर होते हुए, लेकिन असली ताकतवर तो किताबों की दुकान का मालिक है। क्लाउड स्तब्ध हो जाता है। निदेशक लिन को याद करते हुए गंभीर स्वर में, आयरिस परिवार की महान आशी ने तो उसे गुरु मान लिया है। इसका मतलब पूरा परिवार उसकी सेवा में है। जो लोग असलियत जानते हैं वे क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डालता है। क्लाउड सामने खड़ा, संयमित। केवल खुफिया विभाग के कुछ लोग और गुप्त रीतियों के टॉवर के कुछ बड़े अधिकारी ही उसकी असली ताकत जानते हैं सर। बाकी दुनिया तो सिर्फ अफवाहों में उलझी है, लेकिन जो जानते हैं वो उससे डरते भी हैं। निदेशक ठंडी हंसी के साथ, उन्हें डरना ही चाहिए। असल में यही एकमात्र तरीका है। कुछ देर चुप, फिर गहरी आवाज में, इस बार हमें श्रीलिन को शुक्रिया कहना होगा। अगर वो ना होते तो मर्फी और भी तबाही मचाता। न्यूओजेन में वाइल्ड जितना खतरनाक कोई डार्क विजर्ड नहीं बचा। आंखों पर हाथ रखकर बड़बड़ाता है,
ये हमारी मूर्खता होगी अगर हम श्रीलिन का सही मूल्य नहीं समझे। इसीलिए मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाली है। अगर एल्डर काउंसिल सब कुछ देखेगी तो रिस्क रिवॉर्ड देकर ही फैसला करेगी। कंप्यूटर माउस हिलाता है। वो इतने मूर्ख नहीं है कि अब किसी और को जांच के लिए भेज दें। चेहरे पर तनाव। वैसे भी किसी ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है कि सत्य का आदेश तो बस नाम का है। उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क तो मछली पकड़ने से भी निकम्मा निकला। गुस्से में हाथ का पेन तोड़ देता है। सत्य के आदेश के मुख्यालय, उपराष्ट्रपति का कमरा, लोवेल और वॉल्टर कमरे में खड़े हैं। लोवेल जिज्ञासु होकर, क्या बात है उपराष्ट्रपति महोदय? वॉल्टर चिंतित, कुछ गड़बड़ है क्या? इन दोनों के बारे में बता दूं। लोवेल मशीनों का प्रमुख, वॉल्टर कीमिया का प्रमुख। उपराष्ट्रपति चेहरे पर शिकन, धीमे स्वर में, कुछ नहीं, बस एक अजीब बेचैनी सी हो रही है। तुम दोनों काम पर वापस जाओ। वॉल्टर आंखें गोल करते हुए, क्या वो मिस डोरिस के बारे में सोच रहे हैं? लोवेल जल्दी से फुसफुसाते हुए, श्श, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा बजट फिर से कट जाएगा। दोनों एक साथ घबराए हुए, नहीं, मेरा बजट। पीछे से निदेशक की आवाज आती है। निदेशक रिपोर्ट देते हुए, काम पर लौटो, मैं बाद में देख लूंगा। क्लाउड झुककर सिर हिलाता है और बाहर चला जाता है। निदेशक का कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ईमेल आता है। वह निदेशक क्लिक करता है। ईमेल मोनोटोन आवाज में, प्रिय श्री जोसेफ, आपके आवेदन की समीक्षा की गई है। जादुई तलवार कैंडेला के ट्रांसफर का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। हालांकि एल्डर काउंसिल ने आपको नंबर 113 क्लास 1 सेक्टर के मूल्यांकन में मुख्य गवाह के रूप में शामिल किया है। हमने पहले ही जांच के लिए किसी को भेज दिया है। अगर उनकी रिपोर्ट आपके दावे से मेल खाती है तो आपका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स, एल्डर काउंसिल। ईमेल पढ़ते ही निदेशक का चेहरा उतर जाता है। क्लाउड हॉल में क्लाउड बाहर निकलकर कर्मचारियों को हे करता है। अचानक अंदर से निदेशक की आवाज आती है, एक जोरदार सुंदर शब्द न्यूऑर्जिनीज भाषा में। क्लाउड घबरा जाता है। सारे कागज फाइल से निकलकर हवा में उड़ जाते हैं। वो गिर जाता है। सभी लोग उसे देखते हैं जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। सड़क का सीन, स्लो मोशन। कैमरा एक पैर पर फोकस करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है। वहीं सफेद बालों वाली लड़की लाल छाता पकड़े सड़क पर चल रही है। उसका चेहरा रहस्यमय। वो बुक स्टोर के सामने रुकती है, धीरे धीरे बोलते हुए, यही है हमारा मूल्यांकन का लक्ष्य, नंबर 113 क्लास 1 सेक्टर। सीन एल्डर काउंसिल का आंतरिक कार्यालय, गुप्त संस्कारों का टावर, एक बड़ा गोलाकार कक्ष। टेबल के चारों ओर बुजुर्ग सदस्य बैठे हैं। कमरे में मंद रोशनी। पहला सदस्य धीमे स्वर में, 111 क्लास 1 सेक्टर, एक सामान्य सी किताबों की दुकान। दूसरा सदस्य गंभीर स्वर में, लेकिन यह किताबों की दुकान। वह तेजस्वी शूरवीर अब्राहम जोसेफ। उसने खुद इसकी फाइल तैयार की थी। जोसेफ की मेज पर रखी फाइल से कांडला की तलवार का प्रतिबिंब झलकता है। तीसरा सदस्य कुर्सी पर झुककर, यही किताबों की दुकान जादुई दर्पण अंडे की घटना में एक अहम भूमिका निभा चुकी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। यही व्हाइट वुल्फ और स्कारलेट पंथ के पतन की वजह बनी। पहला सदस्य मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए, और अब यूसुफ ने खुद निर्णय लिया है, जादुई तलवार को हस्तांतरित किया जाए। दूसरा सदस्य संजीदा लहजे में, यह किताबों की दुकान के मालिक के बारे में रिकॉर्ड का पहला अनचाहा अनुरोध है। उसका मकसद जादुई तलवार। तीसरा सदस्य धीरे से सिर हिलाते हुए, जोसेफ के मुताबिक किताबों की दुकान का मालिक उसे उसके दुख से बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रोजेक्टर पर लेन की धुंधली छवि उभरती है। पहला सदस्य गंभीर स्वर में, लेकिन हम एल्डर काउंसिल सिर्फ जोसेफ के शब्दों पर भरोसा कर कांडला को तलवार सौंप नहीं सकते, खासतौर पर जब टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स के पास उस मालिक की कोई ठोस जानकारी ही नहीं है। दूसरा सदस्य धीमे स्वर में, अपने साथी प्राचीनों से चर्चा करने के बाद यह तय किया गया, निकट संपर्क, निरीक्षण और मूल्यांकन, पहचान, संरेखण, उद्देश्य और शक्ति, सबका पता लगाया जाएगा। तीसरा सदस्य कंधे उचकाते हुए, हमें इस निष्कर्ष से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का आकलन करना जिसका दर्जा अवर्णनीय हो सकता है, ये जिम्मा किसे सौंपें, ये बेहद नाजुक सवाल है। पहला सदस्य गंभीर स्वर में, मैं समझता हूं सुलेमान, हर किसी को कक्षा आए के पर्यवेक्षण का मौका नहीं मिल सकता। एक फाइल उठाते हुए, इसलिए मैंने निर्णय लिया है, लॉजिस्टिक्स सेक्शन की डिप्टी हेड लूसी कैरोलीन, वह मूल्यांकन पूरा करेगी। वह क्वार्टर ब्लड हार्पी है,
दिमाग पर नियंत्रण रखने की अद्भुत प्रतिभा है। वह सबसे बड़ी मूल्यांकनकर्ता नहीं, लेकिन इस वक्त हमारी सबसे सुरक्षित पसंद है। सीन कट। बाहर बारिश में लूसी कैरोलिन खड़ी है, लाल रंग की छतरी हाथ में, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय। लूसी कैरोलिन, सीक्रेट राइट्स टॉवर की लॉजिस्टिक्स डिप्टी हेड, पैनिकी रैंक नाइट, एक पेशेवर मूल्यांकनकर्ता। लूसी मन में सोचते हुए, यही है मेरा मूल्यांकन लक्ष्य। किताबों की दुकान की ओर देखते हुए, मुझे अपने मिशन के उद्देश्य को याद रखना होगा। मैं कोई समस्या पैदा नहीं कर सकती। टॉवर के प्रतिनिधि के तौर पर मैं ग्राहक का नाटक करूंगी, मालिक से बात करूंगी, एक की फाइल तैयार करूंगी, एल्डर काउंसिल को निर्णय के लिए अतिरिक्त डेटा दूंगी। फाइल को कसकर पकड़ते हुए, आशा करती हूं सब कुछ सुचारू रूप से चले। दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है। लिन किताब पढ़ते हुए उसे देखता है और मुस्कुराता है। लूसी एक पल ठहर कर मन में, तो यही है महान पुस्तक भंडार के मालिक, वह व्यक्ति जिसने न्यूओजिन में तूफानों की जड़ें हिला दी। लिन की ओर घूरते हुए, दिखता तो आम इंसान है, कोई ईथर की झलक तक नहीं, लेकिन दिखावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, मुझे बताया गया है उसने जोसेफ को भी बिना जाने हरा दिया था। ऐसे व्यक्ति के सामने मुझे सम्मानजनक बने रहना होगा। उसकी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। कुर्सी खींच कर बैठे हुए, शांत रहो लूसी, तुम्हारी घबराहट मिशन को बर्बाद कर सकती है। योजना का पालन करो। चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहती है, नमस्ते। लिन किताब बंद करता है, मुस्कुराते हुए सोचता है, ये प्रभावशाली था। लिन धीरे धीरे सिर उठाते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, नया ग्राहक नहीं, ये मुस्कान मोहक पर बेहद पेशेवर। लिन भौहें हल्की तिरछी करते हुए सोचता है, उसकी चाल, उसकी मुस्कान पेशेवर। औरतें भी अब इस धंधे में। उसकी आंखों में चिंगारी सी कौंधती है। ये मुस्कान नकली नहीं हो सकती। अवचेतन में ये सब कोई यूं ही नहीं कर सकता। कट्टू। लिन के चारों ओर काला धुआं जैसा औरा घूमने लगता है। लिन मुट्ठी भींचते हुए सोचता है, दूसरे शब्दों में ये कोई ग्राहक नहीं है बल्कि एक सेल्स पर्सन। आंखें सिकोड़ता है, लेकिन ये मुझे कुछ बेचने आई है, मैं इसे ऐसे ही कबूल नहीं करूंगा। लिन के पीछे अचानक डार्क ऑरा और ज्यादा गहरा हो जाता है, जैसे कोई साया उसके चारों ओर लहराता हो। लिन मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर देखते हुए सोचता है, तुम्हारे वो स्टैंडर्ड हेलो और पेशेवर मुस्कान तुम्हारा असली चेहरा बता रहे हैं। मुझे क्या बेचोगी? इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, सर्वे? धीरे से हंसता है, हे, मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। कैमरा कट। लिन की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। लिन चेहरा सीरियस करते हुए सोचता है, ये लोग वक़्त की बर्बादी, इन्हें किताबों से कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे डार्क ऑरा उसकी आंखों में उतरता है। लेकिन मैं मिस्टर लिन हूं। आंखों में ठंडी चमक। चूंकि तुमने मेरी दुकान में कदम रखा है, अब मैं तुम्हें ग्राहक बना के रहूंगा। लिन धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए होंठों पर एक मुस्कान। सोचता है, बातचीत कौशल, मेरे साथ आओ। धीरे से बोलता है, क्या आप इस किताब की दुकान के मालिक हैं? लूसी के चेहरे पर शौक और उलझन का मिश्रण। लूसी आश्चर्यचकित होकर, क्या आप इस किताब की दुकान के मालिक हैं? एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं, जैसे कोई अदृश्य बिजली कड़कती है। लूसी मन ही मन घबराते हुए सोचती है, उसने मेरे दिमाग को पढ़ लिया, या उसने इसकी भविष्यवाणी की थी। ये कैसे किया उसने? क्या ये कोई चेतावनी है? लिन धीरे धीरे उसकी ओर देखकर ठंडी मुस्कान के साथ सोचता है, हे, बिना कुछ किए ही मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया। मैं अविश्वसनीय हूं। धीरे धीरे आंखें सिकोड़ता है, मैंने तुम्हें देख लिया है। यही है बातचीत में महारत हासिल करने का सबसे घातक तरीका। उसके चारों ओर डार्क ओरा और गहरा हो जाता है। लिन धीरे धीरे अपनी आंखों को उस पर टिकाए हुए सोचता है, पहले दबाव डालो, सामने वाले को झटका दो, उनकी लय को तोड़ दो। यही आधी जंग जीतने का तरीका है। लूसी घबराकर सीट पर सिकुड़ती जाती है। लिन धीरे धीरे होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए सोचता है, जब सामने वाला घबराया होता है, उसका कोई भी कम्युनिकेशन स्किल बेकार हो जाता है। लिन का चेहरा छाया और रोशनी के खेल में नाटकीय अंदाज में दिखाया जाता है। लिन धीरे धीरे कप को टेबल पर पटकते हुए सोचता है, सबसे जरूरी बात, उन्हें सोचने का मौका मत दो। हर कदम सटीक और ठोस होना चाहिए। उन्हें अपने एरिया में खींच लाओ। लिन चाय का एक घूंट लेते हुए सोचता है,
लीडरशिप का सबसे आसान तरीका, सवाल पूछो। लिन की आंखों में हल्की मुस्कान और एक अजीब आत्मविश्वास झलकता है। धीरे धीरे सोचता है, विशिष्ट निर्देशों या संकेतों के साथ सवाल पूछना, इसी से प्रतिद्वंदी को अपनी लय में लाना संभव है। उसका इरादा था बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ना। हल्की मुस्कान, हेलो कहने के बाद वो यकीनन वहीं रट लगाएगी। लूसी की ओर कैमरा कट, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर और आत्मविश्वास की जंग चल रही है। लूसी कंपाते हुए मन में, मैं एक अनुभवी संवादात्मक चिकित्सक हूं, जीवन प्रशिक्षक, आत्मा उपचारक। मेरी योग्यताएं अब किसी के बस की बात नहीं। मुट्ठी भींचते हुए, मैं उसे मुझ पर हुक्म नहीं चलाने दूंगी। कैमरा वापस लिन पर, उसका चेहरा ठंडा और गंभीर। लिन धीरे धीरे बोलते हुए गहराई से देखता है, आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पल रुककर उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्योंकि आपने यहां आने का चुनाव किया है, क्या आपको उन परिस्थितियों के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए जिनका आप सामना करने जा रही हैं? लूसी की आंखों में हैरानी, उसकी पलकें फड़फड़ाती हैं। लिन डार्क एक्सप्रेशन, ठंडी मुस्कान से कहता है, इसके अलावा आप मुझे ढूंढने के लिए यहां आई हैं। क्या आपको लगा कि मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप क्या चाहती हैं? मन में सोचते हुए, वह यहां कुछ बेचने के लिए आई थी, एक नौसिखिया जो अब थोड़ी घमंडी हो गई है। हल्की हंसी, आजकल के युवा हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट आके। लिन मुस्कुराते हुए ठंडी आवाज में, मेरी राय में आप जो कर रही हैं वह बहुत ज्यादा है। आप अपने इरादों को बिल्कुल भी नहीं छिपा रही। आप जैसे युवाओं को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसे आराम से लेना चाहिए। लूसी के चेहरे से पसीना टपकता है, उसकी आंखों में डर। लूसी मन में, ओह नहीं, वह पहले से ही जानता है मेरे मिशन के बारे में। उसकी चेतावनी, नजरें झुकाकर खुद को कमजोर महसूस करते हुए, वह मेरे विचारों को देख चुका है, मेरे अंदर झांक चुका है। मैं उसके सामने नंगी हूं, कांपते हुए। कितना डरावना ये आदमी, वो डेविल की तरह है। लूसी हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में, यदि मेरी वजह से आपको कोई असुविधा हुई हो तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मेरा कोई इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दें। गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाल कर बोलती है, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो मुझे पूछने ही होंगे। धीरे धीरे खड़ी होती है, हाथ जोड़कर। ये हम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे सवालों के जवाब देने में मदद करें तो मैं आभारी रहूंगी। यह नियोजन के लिए बहुत मायने रखेगा। लिन की आंखों में दिलचस्पी की चमक। लिन चिन पर हाथ रखते हुए सोचते हुए, ओह दिलचस्प। यह औरत दृढ़ निश्चयी लगती है, लेकिन यह एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ने की रणनीति है। हल्की मुस्कान, वह मुझसे कुछ जानकारी चाहती है या कोई सवालनामे जैसी चीज भरवाना चाहती है। कंधे उचकाते हुए, लेकिन उसने पूरे नियोजन को इसमें घसीट लिया। बहुत साहसी है। लिन धीरे से मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर, यह क्या है, मुझे बताओ। लूसी घबराई, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। मन में सोचती है, मन में, ओह लग रहा है कि वह अच्छे मूड में है। कम से कम वह पूरी तरह से बुरा तो नहीं है। थोड़ा कांपती हुई जेब से पेन निकालकर, माँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने यहाँ किताबों की दुकान क्यों खोली? लिन थोड़ा असमंजस में खुद से सोचते हुए, मन में, वह ऐसा क्यों पूछ रही है? क्या वह सेल्स वुमन है या बस रिसर्च कर रही है? उसने अपनी यादों में खो जाते हो। मैं उसे ये नहीं कह सकता कि किसी अज्ञात ताकत ने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया था और मुझे जीविका चलाने के लिए किताबें बेचनी पड़ी। कितना शर्मनाक होगा। हल्की खांसी के साथ मुस्कुराकर, यह सचमुच सरल है। मेरी रुचि और भाग्य मुझे यहाँ ले आए। लूसी ध्यान से सुनती हुई, नोटबुक में लिखते हुए, अच्छा ऐसा है। नोटबुक में लिखती है, प्रश्न, आपने यहाँ किताबों की दुकान क्यों खोली? उत्तर, उसे भाग्य की एक झलक दिखी और वह किसी नियत घटना या व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। पेन से अपना चश्मा ठीक करते हुए, यहाँ घटित घटनाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? लिन एक गहरी सांस लेते हुए गंभीरता के साथ, मन में, घटनाएं? कौन सी घटनाएं? गैस विस्फोट? क्या वह किसी विकास योजना की पड़ताल कर रही है? संभल कर मुस्कुराते हुए, ओह यह बहुत अच्छा है। फिर खुद को रोकर गहरी आवाज में, मेरा मतलब है जो हुआ वह बहुत दुखद था। कुछ लोग सचमुच मरने के लायक नहीं होते। जीवन अनमोल होता है, इसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। आंखें थोड़ी सी कुड़ती हैं। मैंने सुना था कि गैस संयंत्र की देखभाल ठीक से नहीं हुई थी और वही हादसे की वजह बनी।
इसके लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। लूसी थोड़ा चौंक कर, गंभीर होकर, समझ गई, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। रिपोर्ट में लिखती है। प्रश्न, बुक स्टोर मालिक स्कारलेट कल्ट और व्हाइट वुल्फ के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, वह दोनों समूहों के अंधेरे जादूगरों से घृणा करता है और गुप्त संस्कारों के टॉवर से सहमत है। एक आखिरी सवाल पूछते हुए, एक आखिरी प्रश्न, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? लेन भौहें चढ़ाते हुए, हैरान होकर, मन में, यह पिछले प्रश्नों से कैसे जुड़ा है? क्या वह मेरा समय बर्बाद करने आई है? होठों पर हाथ रखते हुए गंभीर होकर, रुको, मुझे लगता है कि मैं समझ गया। आंखें संकरी होती हैं, उसके दिमाग में योजनाओं का जाल बुनता है। वह मुझसे दुकान खोलने के बारे में पूछ रही है। शायद वह जमीन की कीमत जानना चाहती है। गैस विस्फोट के बारे में पूछकर वह आसपास के हालात समझना चाहती है। एक चुप मुस्कान, गहरी सांस लेते हुए, शायद वह इस इलाके का विकास करना चाहती है। हो सकता है उसकी कोई बड़ी कंपनी हो जो इस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। उस पर नजर गड़ाते हुए आत्मविश्वास से, लेकिन यह तो मेरे लिए भी अच्छा है। अगर मैं इस मौके का इस्तेमाल अपनी दुकान के प्रचार के लिए करूं तो मेरा धंधा भी खूब चलेगा। धीरे से मुस्कुराते हुए, चश्मा ठीक करते हुए, वैसे भी यह इत्तेफाक ही था कि मैंने यहां एक किताबों की दुकान खोली। लेन धीरे धीरे सिर हिलाते हुए, गंभीरता और रहस्यमयी मुस्कान के साथ, आपका यह सवाल मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए। मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूं वह मेरे भाग्य की परीक्षा है और शायद एक नई कहानी की शुरुआत। लेन गहरी सांस लेकर, आंखों में गहराई, मैं अभी जो कर रहा हूं उससे मुझे सचमुच आनंद मिल रहा है। मुस्कुराते हुए, मेरे लिए यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। हाथ उठाते हुए, जैसे कोई सच्चाई उगलने वाला हो, मैं उन लोगों को सही किताबें देता हूं जिन्हें उनकी जरूरत है। मुझे आशा है कि इससे उन्हें अपनी दिनचर्या से बाहर निकलने और स्वयं कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी, ताकि वे जीवन में अपने पथ पर एक कदम आगे बढ़ सकें। लूसी उसकी आंखों में झांकते हुए रिपोर्ट देखती है। लिन धीरे से मुस्कुराकर, मैं बहुत पैसा नहीं कमाता, लेकिन हर बार जब मैं अपने ग्राहकों को मेरी सेवाएं प्राप्त करने के बाद मुस्कुराते हुए देखता हूं, मैं भी उनके लिए खुश हो जाता हूं। आंखों में चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। मैं खुशी खुशी जरूरतमंदों को मार्गदर्शन देकर उनकी मदद करना चाहता हूं, जीवन में उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अचानक लिन की आवाज धीमी हो जाती है। उसके चेहरे पर छाया छा गई। लिन डार्क टोन में, उसके चेहरे पर एक डेविलिश शेड। उदाहरण के लिए, लूसी सहम जाती है, उसकी आंखों में डर का भाव। एक व्यक्ति जो अपने काम से परेशान है, आपकी तरह, अंदर ही अंदर सोचता है, होठों पर शैतानी मुस्कान। हे, चूंकि तुमने मेरे सवालों में मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। अपनी सेवाओं का प्रचार करने का समय आ गया है। लूसी हैरानी और घबराहट से उसे देखती रहती है। नैरेटर धीमी आवाज में, सिनेमैटिक। श्री लिन की व्यावसायिक मुस्कान गर्मजोशी से भरी है। उसमें जैसे कोई जादू है, लोगों को अपने दिल की बात कहने के लिए मजबूर करने का जादू। लिन मुस्कुराते हुए, चालाकी से, यह बहुत अच्छा होगा यदि मैं स्वयं को भी बढ़ावा दे सकूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम मैं उसे ग्राहक तो बना ही सकता हूं। गहरी आवाज में, आंखों में पैसों की चमक। मैंने यह दुकान क्यों खोली? क्योंकि मैं चाहता हूं हर कोई खुशहाल जीवन जिए। मैं ये काम निश्चित रूप से पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं। लूसी धीरे से सोचती है, आवाज में कांपते हुए, दबी आवाज में, अरे नहीं, क्या मैं अचानक उसका निशाना बन गई हूं? थोड़ी देर रुककर, लेकिन वह सही है, मैं अपनी नौकरी से सच में थकी हुई महसूस कर रही हूं। फ्लैशबैक, लूसी की यादें, कर्मचारियों का भाग दौड़, रिपोर्ट्स, खून और धुआं। लूसी आंखें बंद करके यादें झेलते हुए, हाल ही में व्हाइट वुल्फ एंड स्कारलेट कल्ट के कारण पूरा लॉजिस्टिक्स विभाग बस हद से ज्यादा काम में दबा हुआ है। हर दिन हम उनकी लड़ाइयों को छुपाने के लिए अपनी जान लगा रहे हैं। मैं उप प्रमुख हूं, मुझ पर भी बहुत दबाव है। हमें यह सब सामान्य दिखाना होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लूसी का हाथ सर पर, जैसे सिर दर्द हो रहा हो। लूसी थकी आवाज में, मुझे इस महत्वपूर्ण मिशन में इसी क्लास 1 सेक्टर की स्थिति का मूल्यांकन करने भेजा गया था। लिन उसकी आंखों में देखते हुए उंगली उठाकर कहता है, खूबसूरत मगर डार्क स्माइल के साथ, आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन ही मन खुश होते हुए। हाँ, यही वो प्रतिक्रिया है जिसका मुझे इंतजार था। धीरे से,
आंखों में शरारत। आपके द्वारा उल्लेखित घटना के संबंध में क्या आपके लोग उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे? लूसी, गहरी सांस लेकर मजबूरी भरी आवाज। हाँ, हमें ऐसा करना ही होगा, अन्यथा स्थिति और भी विकट हो जाएगी। मैं हर समय व्यस्त रहती हूँ, लेकिन यह मेरा काम है। लीन आंखों में खेलती हुई चमक के साथ सोचता है। ओ, लगता है उसकी कंपनी बेहद सख्त है। उन्हें अपने कर्मचारियों से बहुत कुछ करवाना पड़ता होगा। शायद उसे हर जगह जाकर पूछताछ करनी होगी। हल्की हंसी। कॉर्पोरेट गुलाम होना वाकई में बुरा होता होगा। सेंट मोड में आकर आवाज में नरमी लाते हुए, बेचारा बच्चा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप यहां आराम कर सकती हैं। कुछ किताबें पढ़िए। लूसी की सोच, फ्लैशबैक, ची की मासूमियत और डर के बीच झूलता हुआ माहौल। लूसी की आवाज धीमी, उदास आवाज में। जब मैं छोटी थी, कुछ हद तक जानती थी कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी सब देखते हैं। स्क्रीन पर छोटी लूसी खड़ी है, हाथ में एक टॉय पकड़े हुए। उसकी नजरें भीड़ में घूमती हैं। मेरी नजरों में तो दुनिया सिर्फ काली और सफेद थी। बाद में समझ आया, ये कोई साधारण नजर नहीं, एक प्रतिभा है जिसे लोग मन पढ़ने की शक्ति कहते हैं। बैकग्राउंड में लोगों के हंसने की आवाजें गूंजती हैं, भीड़ की आवाजें गूंजती हुई। उस लड़की को क्या हुआ? कितना घिनौना है को। क्या बच्चे सही गलत का फर्क भी समझते हैं? उससे दूर रहो। कैमरा छोटी लूसी के चेहरे पर झूम करता है। आंखें नम है, धीमे कदम पीछे हटते हुए। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। रहस्यमयी आदमी, धीमी आवाज में। इतना भी बुरा नहीं है। वो लूसी के कंधों को कसकर पकड़ता है। तुम्हारी ये प्रतिभा गुप्त संस्कारों के टॉवर में हमारी सेवा करेगी। लूसी का खिलौना हाथ से गिरकर जमीन पर टपकता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। रहस्यमयी आदमी कानों के पास फुसफुसाते हुए, तुम्हारे अंदर हार्बी का खून है। पता है, जब घोंसले से बच्चों को उड़ना सिखाया जाता है तो बाज उन्हें चट्टान से धकेल देते हैं। लूसी के चेहरे को कसकर पकड़कर कहता है, जो लड़कियां काबिल नहीं होती वो गिरकर मर जाती हैं, इसलिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा, न्याय के लिए। लूसी डर से कांपती हुई, हाँ हाँ। रहस्यमय आदमी, आवाज ठंडी पड़ती की, ठीक है, अब जा सकती हो। अपना सामान पैक करो, मैं किसी को भेजूंगा। अंगूठे पर लूसी के आंसू को चाटते हुए, ओहो, और एक बात, अब से मेरे करीब मत आना। लूसी सन्न, कांपती हुई। लूसी धीरे से, यस दी फैमिली हेड। उसके बाद मैं टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स का हिस्सा बन गया। परिवार के मुखिया के आदेश पर मुझे रसद विभाग में तैनात किया गया। वहां हर दिन मिशन, काम, भाग दौड़, और हर बार मैंने अपनी प्रतिभा से सबसे खतरनाक मिशन भी पूरे किए। टावर में मेरी रैंक बढ़ती रही, लेकिन किसी ने मुझे कभी दिलासा नहीं दिया। कभी मेरी उपलब्धियों से जलन भी नहीं हुई। सबका रवैया एक जैसा, दूरी बनाकर रखना। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत थी जो अच्छाई और बुराई के बीच फर्क देख सकती थी। और तभी मुझे एहसास हुआ, महत्वपूर्ण ये नहीं था कि मैं कौन हूं, बल्कि वो प्रतिभा थी जिसे टावर ने अपने मकसद के लिए बेहद अहम माना। किसी ने मेरी परवाह नहीं की, और शायद कोई करेगा भी नहीं। शायद मेरे जैसे लोगों को ऐसे सोचने का हक भी नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं खुद से पूछ ही बैठता हूं, आखिर मेरे जीवन का मतलब क्या है? टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स। लूसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ी, कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती हुई रिपोर्ट। ऑफिस की आवाज स्पीकर से, यह एल्डर काउंसिल डिप्टी चीफ कैरोलिन का नया मिशन है। लूसी स्क्रीन पर मिशन पढ़ती है। एक क्लास, एक सेक्टर का निकट संपर्क, मूल्यांकन और अवलोकन। स्क्रीन पर ब्लिंकिंग टेक्स्ट। बुक स्टोर के मालिक की पहचान, उद्देश्य और ताकत का निर्धारण। लूसी मन में धीरे धीरे, जैसा मैंने सोचा था, ये एक और खतरनाक मिशन है। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान। मुझे इसकी आदत है, मैं इसी लायक हूं। कीबोर्ड पर टाइप करती हुई, 113 वर्ग, एक सेक्टर, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी पहचान अभी तक सामने नहीं आई। लूसी फाइल खोलती है। कुछ पन्ने उड़ते हुए स्क्रीन पर तैरते हैं। लूसी धीमी आवाज में, जोसेफ द्वारा दिए गए प्रारंभिक टेम्पलेट और इन किताबों की दुकान के ग्राहकों के नोट्स। एक हल्की रोशनी में रिपोर्ट पढ़ते हुए, रिपोर्ट की आवाज ओवरले। वो किताबों की दुकान का मालिक साधारण दुकानदार की तरह बर्ताव करता है। 3 सेवाएं देता है, उधार, खरीदना और पढ़ना। जब तक आप उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लूसी गंभीर आवाज में, यही कारण है कि जोसेफ बेहोश हो गया था। रिपोर्ट पलटती है। वो लगभग सर्वोच्च है,
एंड्रयू और डोरिस के बीच की बातचीत के जरिए पता चला। रिपोर्ट की आवाज धीमी, रहस्यमयी। दुकान की किताबें असामान्य शक्तियों से भरी हैं। इनमें रहस्यमयी भाषाओं के जरिए आपकी समस्याओं को हल करने की शक्ति है। उसका शुल्क किताब की कीमत के मुकाबले कुछ भी नहीं। शायद ये सब वो सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहा है, और अगर उसने कहा तो समझ लो तुम उसके शिकंजे में हो। फ्लैशबैक खत्म। लिन धीरे से मुस्कुराते हुए, बैठो और कुछ किताबें पढ़ो। लूसी को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। वह कुर्सी पर ऐसे बैठी जैसे उसमें गोंद लग गया हो। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमकने लगती हैं। लूसी मन में थूक सटकते हुए, ये हो रहा है। इन किताबों के बारे में जानकारी अब भी अधूरी है। आज मेरा शोध यहीं केंद्रित है। कम से कम एक किताब की शक्ति पर ध्यान दूंगी। एल्डर काउंसिल को फैसला करना होगा कि क्या करना है। अगर मैं कहूं कि मैं इन किताबों के बारे में उत्साहित नहीं हूं तो झूठ होगा। लेकिन क्यों मेरी उत्तेजना में डर भी घुला है। सब कुछ धुंधला हो रहा है, जैसे किसी जादू के पर्दे के पीछे कोई मुझे देख रहा है, मानो मेरी आत्मा किसी उच्चतर प्राणी की खोज में फंसी हो। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे इस रहस्य में उतरने के लिए लुभा रहा है। उसने खुद को कांपता हुआ महसूस किया। वह डर के साथ कहती है, लूसी धीरे से, क्या मैं स्वयं ब्राउज कर सकती हूँ? अचानक उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है बकवास, मैंने ये क्यों कह दिया। मन में, अगर वह मुझे कोई किताब सुझा दे तो मैं उसे नाराज तो नहीं कर दूंगी, है ना? लिन चाय का कप उठाकर एक छोटी सी चुस्की लेता है और आंखें नीची करके सोचता है, हाँ, अब वह पूरी तरह से मेरी है। बस कुछ शब्द और मैंने एक शोधकर्ता को, जो बस आंकड़े जुटाने आई थी, एक संभावित ग्राहक में बदल दिया। मुझे पता है, बातों में मैं माहिर हूं। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। वह किताबों की दीवानी है। उसकी आंखों में वो उत्सुकता छिपी नहीं सकती। कहते हुए मुस्कुराता है और फिर घूरता है। लूसी को लगता है जैसे कोई डेविल उसे घूर रहा हो और उसका शरीर एक पल के लिए कांप जाता है। लिन मन में, जो किताबों से प्रेम करता है वह अपनी आंखों को छिपा नहीं सकता। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है, खुद से किताब चुनने की आजादी उन्हें ज्यादा पसंद आती है बजाय मेरी सिफारिश सुनने के। मैं जानता हूं ये खेल। वह कप को पकड़े हुए उसे देखता है एक सौम्य मुस्कान के साथ। बेशक, आप कर सकती हैं। अपनी इच्छानुसार ब्राउज करें। चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है। लिन धीरे से लेकिन दृढ़ता से, आपको सर्वेक्षण में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या आपके काम में मुझसे बात करते हुए कुछ किताबें पढ़ना शामिल नहीं है? वह ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचता है, उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। जब वह आराम करेगी शायद कुछ और किताबें खरीद लेगी। एक साफ संकेत है, उसे मेरी बात समझ में आ जाएगी। लूसी कप को हाथ में लेती है और मन में सोचती है, उसे यह तो पता है कि मैं उसकी दुकान का आकलन करने आई हूं, लेकिन वह सहज और दयालु है। मेरे अचानक के सवाल से उसे कोई दिक्कत नहीं। वह सचमुच एक मिलनसार इंसान है। फिर खुद से कहती है, मन में हल्की मुस्कान के साथ, यद्यपि वह शक्तिशाली है फिर भी वह दयालु है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभु यूसुफ ने जादुई तलवार उसे सौंपी थी। मुझे अब इस मूल्यांकन को पूरा करना होगा। बस एक किताब चुन लूं, फिर मैं अपनी रिपोर्ट का अंतिम भाग तैयार कर लूंगी। लीन टेबल पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में रहस्यमयी मुस्कान के साथ, ओ राइट। वो थोड़ा झिझकते हुए उठती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लिन पीछे से आवाज लगाते हुए कुछ गंभीरता से, मेरी किताबों की दुकान के सामने की जगह बहुत छोटी है, इसीलिए मैं वहां बहुत सारी किताबें नहीं रख सकता। अगर आप और ब्राउज करना चाहती हैं तो आप पीछे के स्टॉक पाइल पर जा सकती हैं। वो एक गेट की ओर देखती है जो गहरे काले धुंध से घिरा है, आंखों में हल्की दहशत। लिन धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए रहस्यमयी अंदाज में, यदि आप ब्राउज करना चाहें तो कृपया स्वयं सहायता करें। लूसी आश्चर्यचकित और डरी हुई आंखों से चारों ओर देखती है। वॉइस ओवर, क्या सच में किताबों की दुकान के भीतर ऐसी जगह हो सकती है? किसी ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। तो क्या इसका मतलब है यहां पहले कभी कोई आया ही नहीं? ये आया ही। लूसी की नजरें धीरे धीरे बदलती हैं, चेहरे पर कंपकंपी छा जाती है। लूसी सोचते हुए, बुक स्टोर का मालिक मुझे एक अज्ञात क्षेत्र में ले जा रहा है। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? वो मुझसे क्या चाहता है? वह गहरी सांस लेती है, खुद को शांत करते हुए। लूसी धीरे से कहती है, तो थैंक यू, मैं ऐसा करूंगी। वो लाइब्रेरी के गेट पर कदम रखती है, ठिठक कर खड़ी रहती है, फिर साहस जुटाकर अंदर जाती है।
भीतर गुप्त अंधेरा, मानो लाइब्रेरी अंधेरे के सागर में डूब गई हो। लूसी हौले से, ओ माय डियर होली लाइट, मुझसे स्टॉक पाइल कहते हैं। मैं कसम खाती हूँ, अगर पूरी अजूर को खंगाल लो तो भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी कहीं नहीं मिलेगी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, आंखें फैलती जाती हैं। लूसी वॉइस ओवर, आश्चर्य में डूबी। ये जगह तो किताबों की दुकान के भीतर समा नहीं सकती। शायद यहाँ कोई स्पेशल स्पेस मैजिक, क्या इसका मतलब है दुनिया की सारी किताबें और ज्ञान इसी जगह समा गया है? लूसी का चेहरा धीरे धीरे डर से भरता है। वो लाइब्रेरी के शेल्फ के बीच घूमती है, घबराते हुए। यहाँ की हर किताब में निषिद्ध ज्ञान है। अगर मालिक ने इन्हें सबके लिए खोल दिया तो पूरा नियोजन, नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरा दिमाग फट जाएगा। वो घबरा कर रुकती है, माथा पकड़ती है। लूसी कांपती आवाज में, मैं कोई ऐसी किताब ढूंढूंगी जो उतनी खतरनाक ना हो और यहां से निकल जाऊंगी, वरना मैं अपना मानसिक संतुलन खो दूंगी। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है, नजरें दौड़ती हैं। एक किताब पर नजर टिकती है, मौत की किताब। गुप्त स्वप्न लोक में फूल, अतीत की परछाइयों का पीछा करते हुए। लूसी घबराते हुए, हाँ, सिर्फ टाइटल पढ़ते ही दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्हें उठाने का तो सवाल ही नहीं। उनका नाम सुनते ही जैसे सारी ताकत खत्म हो गई। वो कांपती हुई बुक स्लैब पर हाथ रखकर खड़ी होती है। वहां सोल गेजिंग नाम की किताब रखी है। लूसी धीरे से, सोल गेजिंग, ये इसका मतलब क्या? वो किताब को उठाती है, पलटती है। अचानक उसके पीछे एक आंख और दांत वाली परछाई उभर आती है। लूसी डरते हुए, माँ, क्या मुझे ये किताब चुननी चाहिए? नहीं, ये जैसे कोई मेरे कान में कह रहा है, तुम्हें सिर्फ यही किताब चुननी है। वो किताब खोलती है और पल भर में खुद को लाल चांद के सामने पाती है। चारों ओर लाल धुंध, डरावना माहौल। लूसी कांपते हुए फुसफुसाती आवाज में, क्या हुआ? मैं बोल नहीं सकती। चारों ओर डरावनी परछाइयां, लाल धुंध में हाथ बढ़ाते अजीब आकृतियां। लूसी के चश्मे के टुकड़े उड़ जाते हैं, आंख से खून बहने लगता है। उसके सामने एक ह्यूमन बैल की आकृति उभरती है, आंखें चमकती हैं। काले धुंध के टेंटिकल्स उसे जकड़ लेते हैं। एक धुआं उसकी आंख में घुस जाता है। लूसी चीखते हुए, आ आ अचानक उसकी आंख की आइरिस खिंचकर बाहर निकल जाती है। लूसी जोर से चीखती है। लूसी फर्श पर गिर जाती है, हांफती हुई, पसीना और खून बहता है। लूसी धीरे धीरे, मैं वापस आ गई हूं। अभी क्या हुआ था? वो फिर किताब खोलकर देखती है। पन्ने पर लाल मानवीय खोपड़ी उभरी हुई है। लूसी घबराकर सर पकड़कर, मुझे यहां से निकलना होगा, लड़खड़ाते हुए उठती है, कहती है, ढूंढो किताबों की दुकान का मालिक। पीछे से काली स्याही उसकी ओर बढ़ती है। वो कांपते हुए वहां से निकल जाती है। उसकी नजरें किताब के कवर पर टिकती हैं। सोल गेजिंग 2 लाइव।